तो ड्रॉप आउट दर कम करना, क्योंकि आप कुछ इंडिकेटर्स जानते हैं कि जिसमें कि ड्रॉप आउट सम जो है, ड्रॉप आउट की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए GR NER, ठीक है ना, ड्रॉप आउट रेट के साथ साथ हम GR NER की बात जरूर करते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जैसे हम अब इस नीति में 3 से 18 वर्ष की बात कर रहे हैं, इनमें जैसे 6 से 11 में अगर हम बात करते तो कक्षा 1 से 5 की बात करते थे, ठीक है ना। तो 6 से 11 के बच्चों के कुल जो जितने बच्चे उनकी संख्या, उससे हम जो है GR निकालते थे। अब कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वालों की संख्या जो है अंडर एज भी हो सकती है, ओवर एज भी हो सकती है। कोई जो है हो सकता है 5 वर्ष का ही बच्चा जो है कक्षा 1 में कहीं प्रवेश पा गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कक्षा 1 से और कक्षा 5 के बीच में 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी हों। तो अंडर एज ओवर एज की बात होती है, तो इसलिए GR जो है वो 100% से ज्यादा निकल जाता है कि जो है 1 से 5 में पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या, अर्थात उसमें अंडर एज भी है और ओवर एज भी है, बटे 6 से 11 वह वर्ग के कुल बच्चों की संख्या। तो 6 से 11 वर्ग के तो वही बच्चे होंगे ना जो उस वर्ग के होंगे, लेकिन कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले अंडर एज भी आ गए, ओवर एज भी आ गए ना, इंटू 100 हो गया। तो इसलिए GR क्या होता था, 100 से ऊपर चला जाता है। लेकिन दूसरा जो नेट एनरोलमेंट रेशियो है, NER है, उसमें क्या होता है, वो 100 से नीचे ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 से 5 के में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो जो है वही, और 6 से 11 वर्ग के बच्चे वही, ठीक है ना, उसमें अंडर एज ओवर एज नहीं होंगे। तो तब जो है NER 100 तक ही जा सकता है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों इंडिकेटर्स से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बच्चे कितने आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर GR बहुत चिंताजनक है, जैसे कि 16-17 के आंकड़े बताते हैं कि 1 से 5 वर्ग के 5 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या 6 से 11 वर्ग के बच्चे थे, GR 95% था। लेकिन वही GR जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाकर के कितना हो गया, 90% हो गया। और जो है फिर आगे जाकर के कक्षा 9-10 में जो आकर के वो 79 हो गया, 11वीं-12वीं में जाकर के वो 51 हो गया। इसका मतलब ये है कि GR जो है इस रेट से कम हो रहा है, तो इसका मतलब ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। और इसमें जो है ज़्यादा चिंताजनक स्थिति क्या है, 8वीं के बाद बच्चे जो है बहुत बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ते हैं। इनमें भी कौन बच्चे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स वाले, जो कि मैंने URG बताया, या तो फिर अल्पसंख्यक समूह वाले बच्चे, बालिकाएं, SC ST और पिछड़े वर्ग के, और CWSN बच्चे, ठीक है ना। अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में प्रत्येक समूह के आते हैं जिनका कि प्रतिनिधित्व मतलब कम होता है शिक्षा में, जो कि कम संख्या में स्कूल जाते हैं, तो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। तो ये जो है इस प्रकार के समूह वाले ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। हमारे राज्य में भगवान की कृपा से ये स्थिति ज्यादा चिंताजनक नहीं है। और आंकड़े बताते हैं कि 19-20 का उसमें 4724 इतने ही बच्चे जो है ड्रॉप आउट। लेकिन UDICE में नहीं निकलता, एक्चुअली आउट ऑफ स्कूल में निकलता है, हाउस होल्ड सर्वे में, बाल गणना में। तो सिंगल विंडो सिस्टम होगा, हम जो है बाल गणना से ले रहे हैं आउट ऑफ स्कूल, और UDICE निकल रहा है कितने बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। UDICE पे तो बहुत सारी जानकारियां आती हैं, लेकिन आउट ऑफ स्कूल की जानकारी नहीं आती। अब इन बच्चों के लिए RST और NRST की व्यवस्था भी हमारे राज्य ने की है। RST का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, और NRST का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स। इसमें ये एब्रीविएशन भी यूज हो रहा है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, RST NRST। तो ये बच्चे जो है, क्योंकि देखो आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको थोड़ा इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस कारण से हमारे ड्रॉप आउट बच्चे और कौन से ड्रॉप आउट हैं, उनकी हमें किस प्रकार से फोकस करना है। ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने राज्य का जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको हम बढ़ाएं। चाहे हम कोई भी और कार्यक्रम चलाए, कई कार्यक्रम हमने चलाए भी हैं, नवाचारी कार्यक्रम हमारे, जैसे प्रवेश उत्सव हुए हैं, प्रतिभा दिवस हुआ है ना, जिससे कि
बच्चों का जो है थोड़ा स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा है और ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। ड्रॉप आउट रेट कम करना हमारा दायित्व है और उसके लिए हमारा स्कूल आकर्षक होना ही चाहिए। अब इसमें कुछ व्यवस्था हमारी और कुछ सरकार व्यवस्था करेगी। पहले जो जितने भी कार्यक्रम चले अब उसमें जो है ये रहा कि खाली स्कूल खुला होना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए और खुला होना चाहिए, दोनों बातें हैं। अर्थात मतलब कोई जगवाली के लिए वहाँ पर कोई ना कोई आदमी होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा शिक्षा आचार्य रखे गए। शिक्षा आचार्य गांव का ही कोई लड़का, अब कोई मतलब इस ढंग का मानक नहीं है, इसीलिए तो अब आगे जाकर के ऐसी व्यवस्था हो रही है जिसमें गुणवत्ता वाला टीचर हमारे पास आएगा। अभी तो यूटेट, सीटेट इनकी व्यवस्था हो रही थी, लेकिन आगे जाकर के जब इंटीग्रेटेड बीएड की व्यवस्था होगी और उसमें भी जो है मतलब पहले ये जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से बच्चा जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा ना जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, और तब जाकर के वो जो है इतने साल पढ़ाई करने के बाद तब जाकर के वो किसी व्यक्ति की सर्जरी कर सकता है। अच्छा समूह है वो हमारे यहाँ आए, उससे क्या होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये चीजें स्कूल में मतलब आकर्षक कैसे होना है, इसको हमारा भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, सभी का दायित्व है। और बच्चा जो है स्कूल में स्वयं आने का इच्छुक हो। हम जो है कमजोर तबके के बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एजुकेशनली डिप्राइव्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, और कहानियों में उनके जो पात्र होते हैं उनके नाम तो कहीं होते ही नहीं। भाई बच्चा किसी पाठ्यक्रम को तभी तो समझेगा जब उससे रिलेटेड जो है कोई बातें होंगी। बच्चों की मतलब ज़्यादा शिकायत रहती है स्कूल में कि बच्चा साहब स्कूल के अंदर नहीं सीख पाता और घर में हम सिखाते हैं तो अच्छी तरह से सीख जाता है, माँ बाप कहते हैं। क्योंकि जो है बच्चे को घर में बच्चे की भाषा में माँ बाप सिखा देते। 5 क्विंटल धान का मूल्य इतना है, अब वो बच्चा जो है लिख तो गया 5 क्विंटल धान का मूल्य, लेकिन घर में उसने गढ़वाली में जो है सट्टी पढ़ रखा है। सट्टी का मतलब क्या होता है, धान। अब वो बोलता है ये धान क्या हुआ तो उसने सुना ही नहीं है धान। अब हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम उसको जो है मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि गढ़वाली में लिखा हो, कुमाऊनी में लिखा हो, जौनसारी में लिखा हो, लेकिन समझाने में वो उसका प्रयोग तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब करेंगे तो क्या होगा, बच्चे की समझ में ज्यादा है। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि मदर टंग में बच्चे को सिखाना है, मातृभाषा में सिखाना है। क्योंकि तो हर तरीके से जो है जब हम सोचेंगे स्कूल में बुनियादी ढांचे की बात करेंगे कि बुनियादी ढांचा की स्कूल के अंदर लड़कियों के लिए व्यवस्थाएं ठीक हो, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए जो है जैसे हमने साइकिल बच्चों को दी, किनको दी, लड़कियों को दी, तो साइकिल व्यवस्था लड़कियों के लिए, तो उससे इनरोलमेंट पे ही तो फोकस था कि इनरोलमेंट बढ़ेगा या बच्चे जो है ड्रॉप आउट रेट कम होगा, बच्चे स्कूल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर हमने लड़की को साइकिल दी और स्कूल के अंदर साइकिल स्टैंड ही नहीं है, पहले दिन स्कूल में ही उसकी साइकिल चोरी हो गई, क्या वो बच्ची जो है दूसरे दिन स्कूल आ पाएगी? एक दिन तो पहले दिन खुश होकर के स्कूल गई, दूसरे दिन बेचारे की स्कूल में साइकिल चोरी हो गई। हमने उस वक्त ध्यान ही दिया कि स्कूल में खड़े होने की व्यवस्था है क्या। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हमें देखनी हो, ये इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बुनियादी ढांचे में हमें एक एक चीज पे ध्यान देना होगा कि ये व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, इन व्यवस्थाओं के कारण ड्रॉप आउट बढ़ रहा है कि नहीं। हमें पढ़ाना नहीं है भाई, हमें घटाना है हमें ड्रॉप आउट घटाना है। तो उसके लिए हमें स्कूल के अंदर आने जाने के लिए व्यवस्थाएं, जहां पर नहीं है एस्कॉर्ट की व्यवस्था हो, लड़कियों पे ही नहीं ध्यान और बच्चों पे भी ध्यान देना है, और नहीं है तो फिर छात्रावास की व्यवस्था हो। शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि विदिन 5-6 किलोमीटर के रेडियस में जितने स्कूल हैं प्राइमरी टू इंटर कॉलेज सेकेंडरी तक, उनमें एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था हो जिसमें कि एक स्कूल जिसमें कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेड बना करके और वो जो है और स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सके। तो क्या होगा, माना किसी इंटर कॉलेज के कैंपस में या कैंपस के पास में कोई दूसरा स्कूल है, चाहे वो जूनियर है चाहे वो प्राइमरी है या फिर जो है हाई स्कूल है, एक इंटर है तो दूसरा हाई स्कूल है,
अगर वहाँ टीचर नहीं है तो यहाँ से टीचर की व्यवस्था वो कर सकता है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्पेशल एजुकेटर वाले होते हैं, जिन्होंने स्पेशल बीएड किया होता है, मालूम होगा आपको, स्पेशल बीएड किया होता है, तो वैसे टीचर भी जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर स्कूल में तो हम दे नहीं सकते ऐसे स्पेशल एजुकेटर को, तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में दे देंगे, तो वो जो है दूसरे स्कूल के जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको भी कर सकता है। जैसे RTE है, RTE का मतलब क्या है, राइट टू एजुकेशन। ऐसे ही है RPWD का मतलब क्या है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबल्ड, अर्थात ऐसे पर्सन जो डिसेबल्ड हैं उनकी राइट्स क्या क्या है। पहले 7 टाइप की डिसेबिलिटीज थी उस समय, जो PWD 95 में डिस्कस की गई थी। अब कितनी हो गई है, 21 हो गई हैं। तो ये किनके लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है। और इसके अतिरिक्त जो है देखिए छठे चैप्टर और तीसरे चैप्टर की बात में जरा मिक्सअप करके चल रहा हूँ। छठे चैप्टर में जो मैं समतामूलक और समावेशी शिक्षा की बात कर रहा था, उसमें जो है एक तो अल्पवंचित समूह के बच्चों के शिक्षा के उत्थान के प्रयास क्या है, इसमें बात की गई है। दूसरा जो है क्रॉस कटिंग थीम के संबंध में बालिकाओं शिक्षाओं की बात की गई है। क्रॉस कटिंग थीम का मतलब क्या हुआ कि हमारी कई सारी योजना चल रही हैं और उन योजनाओं का जो है असर बालिका शिक्षा पे मतलब सकारात्मक रूप से पड़ना चाहिए। तो क्रॉस कटिंग थीम के साथ जो है बालिका शिक्षा। और तीसरा जो है, जो तीसरी बात की गई है, SC समुदाय के और पिछड़े वर्ग के, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसे OBC कहा जाता है, उसके बच्चों की शिक्षा पे बात की गई है। चौथी बात जो इसमें की गई है समतामूलक समावेशी शिक्षा, वो की गई है आदिवासी बच्चों की शिक्षा की बात। और पांचवी बात की गई है जो शहर में निर्धन परिवार के बच्चे हैं, जो शहर के बिल्कुल हार्ट में है, बिल्कुल सेंटर में है, और वहाँ पर ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक स्कूल नहीं देखी है, ठीक है ना, उनको किस प्रकार से स्कूल में लाया जाए। तो निर्धन परिवारों के जिनका कि माँ बाप सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में कहाँ चले जाते हैं, अपने दिहाड़ी पे चले जाते हैं, उनको अपने बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं। और उसके पीछे जो है बच्चे घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर जब सूरज डूब जाता है तभी आते हैं। और ट्रांसजेंडर की बात पहली बार शिक्षा नीति में कही गई है, ट्रांसजेंडर बच्चे, ठीक है ना। ऐसे हमारे देश में कई बच्चे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, तो उनकी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो है बिल्कुल तीसरे ही वर्ग के अलग से उपेक्षित बच्चे होते हैं। स्कूल के अंदर आएंगे तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। और लास्ट में CWSN जो बच्चे हैं, जिसमें मैंने ये कहा था, ये समतामूलक और समावेशी शिक्षा का मतलब है क्या, इंक्लूजन कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्कूल में भी सारे बच्चों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, तब इंक्लूजन आएगा। पहले हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते थे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था कि हम एक नॉर्मल स्कूल में ऐसे बच्चों को ले तो आते थे, लेकिन हमें इस पे कोई ध्यान नहीं रहता था, अगर वो ठीक है नॉर्मल बच्चों के साथ compete करें चाहे न करें। जैसे माना दौड़ होनी है, और दौड़ होनी है तो क्या होगा, हम उन बच्चों को बोल देते थे भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बैठ जाओ। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करना है कि उन बच्चों का भी जो है मन करता है कि हम भी दौड़ में शामिल हों, तो क्या होगा, किसी को जो है साइकिल ऐसी बना करके देंगे। RPWD एक्ट में कहा गया है कि आप जो है स्कूल के अंदर, अगर स्कूल की बात करते हैं तो रैंप रेलिंग होना चाहिए, उनके लिए जो है शौचालय इस प्रकार से होना चाहिए जो कि बिल्कुल सुगम हो, जिसमें वो जा सकें। ट्रांसजेंडर बच्चे भी, इंक्लूजन का मतलब ट्रांसजेंडर बच्चों को भी आप यहाँ पढ़ाएंगे, उनके लिए भी अलग प्रकार के शौचालय बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शौचालय बना सकते हैं। तो इंक्लूजन में ये चीजें हैं। RPWD एक्ट में तो ये कहा गया है कि प्रत्येक बिल्डिंग के अंदर, बल्कि 2019 तक जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, जहां नहीं होगा तो उसमें फाइन होगा, ये भी कहा गया है। प्रत्येक बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो मतलब सरकारी बिल्डिंग कोई भी हो, शिक्षा विभाग की नहीं, किसी दूसरे विभाग की भी हो, देखो ये हमारी नीति में व्यवस्था है। और हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सुझाव भी देना चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए। तो अगर आप जो है बाद में पढ़ना चाहेंगे तो ये सुझाव, जैसे विद्यालय से बाहर रहेंगे सर्वेक्षण करना की व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से ये सुझाव है।
दूसरा जो है चिन्हांकन के बाद आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट करने के आय के अनुसार विद्यालयों के बीच में तैयार करते। तो ये हमने मतलब लिखा हुआ है, तो बाद में इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। अभी ऐसे जो है ये जो 3.1 लिखा है, ये नीति के जो नीति के अंदर जो अनुशंसा की संख्या है वो है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज बनाया गया। देखिए जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था वो लगभग 650 पेज का है। तो उस 650 पेज में जो मतलब ड्राफ्ट है उसी में से ये नीति में अनुशंसाएं हैं। तो उन अनुशंसाओं के आधार पर हम क्या करना चाहेंगे कि हम जो है एक चीज जो है यहाँ पे जैसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की फैक्ट शीट तैयार करना, ये नई चीज आई। हम जो है जैसे वो बनाते थे चाइल्ड प्रोफाइल बुक बनाते थे ना, प्रत्येक बच्चे का एक प्रोफाइल स्कूल के अंदर हो, ठीक है। वो किस बच्चे का होगा जो स्कूल के अंदर है, लेकिन जो स्कूल के बाहर है उस बच्चे को हम जब स्कूल के अंदर लाएंगे तो फैक्ट शीट तैयार करना। फैक्ट शीट मतलब किन कारणों से वो है आउट ऑफ स्कूल रहा। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे हम जबरदस्ती तो ले आए बच्चे को, किसी को हाथ जोड़ के चला पर तुम ले आओ पढ़ ले, 4 दिन बाद फिर स्कूल से ड्रॉप आउट करें। तो जब तक हम फैक्ट शीट तैयार नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किस कारण से स्कूल से बाहर रहा। अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। किसी का जो है मतलब कोई और हो सकता है कि मदर एक्सपायर हो गई हो, फादर जो है बेचारे नहीं कर पा रहे हो, कई कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से फैक्ट शीट तैयार करके हम जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति का पता लगा सकते हैं और फिर उसको स्कूल के अंदर ला सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है इसमें 2030 तक है कि 2030 तक हम जो है एक से बात, अब हम जो है किसकी बात करते हैं, पूरी संपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। प्रिपरेटरी क्लास मतलब जो फाउंडेशनल वो है, फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज शुरू हो जाती कहाँ से, 3 से लेकर के शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने 3 से 6 तक एक वर्ग माना उसको, 3 साल, हाँ 3 से 6। अब फिर जो है आयु वर्ग 3 साल है ना, 3 से 8 तो हुआ, चलो 3 से 8 तो 5 वर्ष का हो गया, चलो 5 वर्ष का पूरा ही मान लीजिए। पर वो वह 3 से 6 वो तो प्री प्राइमरी हो गया, प्री प्राइमरी हो गया और फिर कक्षा 1 और 2 हो गया। तो 3 से 8 तक उसमें टोटल आ गया, 5 वर्ष हो गए, ठीक है ना। और जो है फिर जो है 6 से 8 हमने मिडिल वर्ग माना और फिर 9 से 12 तक टोटल 4 साल, फिर पूरा जो है 9 से 12 साल, 4 वर्ष। इसको हम सेकेंडरी स्टेज मानेंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टेज। तो हम जो है पूरी बात करेंगे तो कक्षा 1 से 12 तक जो है पूरा हमें GEE